JEE Mains 2026 PYQ. Chapter wise and topic wise. Chapter is work, energy and power. From this chapter we have these topics जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं. इनमें से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मोशन इन वर्टिकल सर्कल ये डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद वर्टिकल स्प्रिंग. टॉपिक ओपन किया जाए. टॉपिक ओपन हो गया. दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था. अगर थोड़ा बहुत भी आपको आ रहा है तो आप पहले इसे खुद से कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. इसका आंसर आएगा 3E. कैसे, क्या है थ्योरी, क्या है कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर अ रिजिड सपोर्ट लाइक सीलिंग. देन वी हैव अ स्प्रिंग. Presently this spring is in natural length, reason being nothing attached at lower end. But we are going to attach a block with lower end of spring. Let mass of the block is m, then what will happen? Spring starts stretching. Elongation will start. Till how much? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. थोड़ा सा मैं आपको आइडिया भी दूंगा ताकि अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई करी है तो आपके मन में कुछ डाउट आ रहे होंगे वो कवर हो जाए. ये ब्लॉक नीचे क्यों आएगा? बिकॉज इसमें फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg वेट ऑफ द ब्लॉक नीचे को लगता है. ड्यू टू दिस mg व्हाट विल हैपन? ये ब्लॉक नीचे आएगा. नीचे आ गया और अब आपकी जो स्प्रिंग है वो एलोंगेटेड हो गई. यू नो बेटर देन मी कि एलोंगेटेड स्प्रिंग क्या करती है? ऊपर को फोर्स लगाती है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है. यहाँ पे वो ऊपर को होगा. mg इस ब्लॉक पर अभी लग रहा है और अब इस पे ऊपर को स्प्रिंग द्वारा भी एक फोर्स लगेगा, दैट इज kx. शुरुआती दौर में एलोंगेशन जब ये ए बी काफ़ी कम होगा तो kx ये काफ़ी कम होगा, mg ज़्यादा होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा और ब्लॉक आ भी नीचे को रहा है, नेट फोर्स ये भी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ये भी डाउनवर्ड है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा, स्पीड बढ़ता जाएगा और ये अभी और नीचे आता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, नीचे आता जाएगा. एक टाइम पर ये सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहाँ पर ऐसा होगा क्या कि mg ये तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन एलोंगेशन सफिशिएंट हो चुका होगा, x की वैल्यू ab से ac के बराबर हो चुकी होगी, kx mg के बराबर हो चुका होगा, फोर्स बैलेंस हो जाएगा. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्प्रिंग बस यहीं तक खींचेगी. ऐसा है नहीं. अगर आप हमारे डिस्कशन को ध्यान से समझ रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ मोशन ऑलवेज नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा है, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा है. ड्यू टू दैट स्पीड बढ़ती गई है. यहाँ पर आई एग्री स्पीड 0 थी, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगी क्योंकि स्पीड बढ़ती गई है. सी पॉइंट पर यहाँ पर मुझे पता है स्पीड होगी और मैक्सिमम होगी. तो यहाँ पर यह बात सही है कि फोर्स बैलेंस हो गया है, बट स्पीड 0 नहीं है. कोई चीज़ कहीं पे रुकती तब है या रुकी तब रहती है ऑलवेज, हमेशा के लिए, परमानेंटली, जब न केवल फोर्स बैलेंस हो बट वेलोसिटी भी 0 हो. यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो आ गया, फोर्स तो बैलेंस हो गया, लेकिन रेस्ट नहीं आया, वेलोसिटी 0 नहीं हुआ, रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम टुगेदर नहीं आ रहा है. ये इस क्वेश्चन में एक बड़े स्तर का डाउट है जो मोस्टली बच्चों में आता है. तो फिर अब क्या होगा? यहाँ पर फोर्स बैलेंस हो गया है, वेलोसिटी 0 नहीं है, तो बॉडी किसकी सुनेगा?
बॉडी एट प्रेजेंट किसी इंस्टेंट पर फोर्स की नहीं, वेलोसिटी की सुनता है। वेलोसिटी जिधर है बॉडी उधर ही जाएगी, आगे उसकी वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी वो फोर्स से डिसाइड होता है। फोर्स यहाँ पे नहीं है, तो ये मत सोचो कि ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। वेलोसिटी है इसलिए बॉडी जिधर वेलोसिटी है उधर जाएगी। बॉडी नीचे और आएगी, अभी स्प्रिंग और खींचेगी। स्प्रिंग अगर और खींचेगी तो क्या होगा? अब दिक्कत यह है कि mg नीचे को अभी भी उतना ही लगेगा, लेकिन एलोंगेशन बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है एलोंगेशन। जितना एक्सपेक्टेड था AC के बराबर, अब तो उससे ज़्यादा हो गया है। अब mg ये कम पड़ेगा, एलोंगेशन काफ़ी तगड़ा हो गया है, तो kx की वैल्यू अब ज़्यादा हो चुकी है। नेट फोर्स अब ऊपर को बनेगा। बॉडी अभी भी नीचे रही है, बॉडी अभी भी नीचे रही है, लेकिन नेट फोर्स वो अब अपवर्ड है। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, रिटार्डेशन आएगा, डिसेलरेशन आएगा, स्पीड कम होगी। C से D आते टाइम इसकी स्पीड कम होती जाएगी। कब तक? स्पीड तब तक कम होती जाएगी जब तक स्पीड आफ्टर ऑल 0 ना हो जाए। लेट कर लिया मैंने, E पॉइंट पर स्पीड 0 हो गई। E पॉइंट पे स्पीड 0 हो गई, तो क्या ये बॉडी यहाँ पे रुक जाएगी? नहीं, अभी भी नहीं रुकेगी। इस बार दूसरी प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि फोर्स बैलेंस हो गया था, इक्विलिब्रियम आ गया था, बट रेस्ट नहीं था। इस बार रेस्ट आ गया है बट इक्विलिब्रियम नहीं है। kx आप कहे हो कि इस D पॉइंट पे ज़्यादा है mg से, E पॉइंट पे तो और ज़्यादा होगा। नेट फोर्स एट पॉइंट E डेफिनेटली विल बी मैक्सिमम एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा? अब बॉडी मोमेंटरली या इंस्टेंटली बस रेस्ट पे आएगी, लेकिन परमानेंटली रुक नहीं जाएगी, वहाँ पे रिटर्न हो लेगी वो बॉडी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इस हिसाब से इसको कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब बॉडी में ये भी देखना पड़ेगा कि फोर्स वो 0 नहीं है। बॉडी वेलोसिटी की सुन रही है, रुकना चाह रही है, रुकी भी है, इस मोमेंट पे वो रुकेगी, लेकिन आगे देख रहे हैं बॉडी में कि फोर्स है, तो जिधर फोर्स है उसी की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, उसी की तरफ वेलोसिटी डेवलप होगी और बॉडी रिटर्न हो लेगी। पूरा का पूरा यही सेम पाथ रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं क्या होगा? बॉडी A से E नीचे आएगी, फिर E से A ऊपर जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन फोर्स 0 नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। A पॉइंट पर भी वही बात, वेलोसिटी 0 होगी, फोर्स मैक्सिमम होगा। जबकि मीन पोजीशन पे यहाँ पर फोर्स 0 होगा, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वो मैक्सिमम होगी। जिसने ऑसिलेशन पढ़ा होगा उसको आइडिया होगा, दीज आर दी लक्षण सिम्टम्स ऑफ द ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, यहाँ पे बॉडी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करती रहेगी। अब प्रश्न उठेगा कि यहाँ पर बॉडी का एलोंगेशन कितना होगा, क्योंकि अगर C पॉइंट तक की बात करें तो एलोंगेशन की वैल्यू AC के बराबर है, और अगर हम E पॉइंट तक की बात करें तो एलोंगेशन AE के बराबर है। ऐसे प्रश्न में अगर एलोंगेशन पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? A से C तक की वैल्यू बताएंगे या A से E तक की वैल्यू बताएंगे? जवाब ये है कि अगर मेंशन नहीं है, हाईलाइट नहीं है, तो आप A से C तक की वैल्यू को ही बताएंगे, A से E तक की वैल्यू को नहीं बताएंगे। वो क्यों? आई टोटली एग्री कि यहाँ पे ऑसिलेशन होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑसिलेशन नेचुरल ऑसिलेशन नहीं होता। यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है, एयर के ड्रैग्स होते हैं। जब ये नीचे आता है तो एयर ड्रैग ऊपर को लगता है, और जब ये ऊपर जाता है एयर ड्रैग नीचे लगता है, ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वजह से इसका ऑसिलेशन होता तो रहता है, लेकिन धीरे धीरे ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड कम होते चले जाते हैं। अगली बार थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ऑसिलेशन तब भी हो रहा होगा, लेकिन वो छोटे छोटे ऑसिलेशन हो रहे होंगे। थोड़ी और देर बाद देखोगे
तो फिर ऑसिलेशन हो रहा होगा, लेकिन वो छोटे छोटे हो रहे होंगे। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और लास्टली ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ब्लॉक m है, वो मीन पोजीशन पे जाके रुक जाता है, जहाँ पे mg जो होता है वो kx के बराबर होता है, और साथ ही साथ वेलोसिटी वो भी ज़ीरो होती है। फोर्स जो होता है, नेट फोर्स, वो भी ज़ीरो होता है, एंड वेलोसिटी वो भी ज़ीरो होती है। दोनों ज़ीरो होने का मतलब अब ये यहाँ रुका है और रुका ही रहेगा। अगर ग्राफ के हिसाब से समझना है तो बना लो, डैम्पिंग का ग्राफ है, नेचुरल ऑसिलेशन तो तब होगा जब वैक्यूम होगा, एयर प्रेजेंट होगा तो ऑसिलेशन ऐसे होगा, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा और बाद में ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी इतनी आसान नहीं थी जितनी आसानी से लोग सॉल्व कर देते हैं कि आपने ब्लॉक को अटैच किया, ब्लॉक खिंचाएगा तब तक जब तक कि mg kx के बराबर ना हो, और एलोंगेशन निकालने के लिए हमें mg को kx के बराबर कर देना है, और यहाँ से x जो होगा वो mg/k के बराबर आएगा। ये इनकम्प्लीट स्टोरी है। कंप्लीट स्टोरी ये है कि एलोंगेशन तो ए ई के बराबर भी होता है, ए सी के बराबर भी होता है, यानी कि एलोंगेशन mg/k के बराबर भी आता है और एलोंगेशन 2mg/k के बराबर भी आता है। तो इसमें से कौन सा लेंगे? अगर क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम एलोंगेशन, कीवर्ड है मैक्सिमम मेंशन होगा तो आपका ये आंसर रहेगा। बट अगर मैक्सिमम कीवर्ड मेंशन नहीं है तो हम यही वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर उसमें ये वाली स्टोरी पिक्चर में आती है। बाय डिफ़ॉल्ट वी कंसीडर रियल सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन, नॉट आइडियल, एंड प्रैक्टिकली एयर प्रेजेंस होती है, एयर की प्रेजेंस की वजह से डैम्पिंग होती है, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते हैं, और ये इस जगह पे लास्ट में ब्लॉक आके रुक जाता है, जहाँ पे mg kx के बराबर होता है और एलोंगेशन mg/k के बराबर होता है। और इतना एलोंगेशन हो जाने के बाद स्प्रिंग में एनर्जी कितनी होगी, अब ये निकालना है। कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दोबारा से डायग्राम बनाया है। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है और हमने इसको खींच लिया है तब तक जब तक कि mg/k जब तक कि mg kx के बराबर नहीं हो गया है, mg kx के बराबर नहीं हो गया है। तो a से b यानी कि x आपका mg/k के बराबर आ गया है। पूछा जा रहा है कि एट दिस सिचुएशन स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है। स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला E कह लो या U कह लो, वो हाफ kx² होता है, और जो x है यहाँ पे वो कितना लिया जाएगा, mg/k यहाँ पे रखेंगे, रखें आप mg/k रखें आप। नाउ यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा m²g²/2k। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन वर्टिकल स्प्रिंग। हम लोग यही वर्टिकल स्प्रिंग पढ़ रहे थे, और वर्टिकल स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है, और कट टू कट समझ आ रहा है कि ये एनर्जी बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, लाइक मास ऑफ द ब्लॉक पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ दैट, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक से पढ़ाई करेंगे तो समझ आ रहा होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट के ज़्यादा होने से, स्प्रिंग कांस्टेंट के ज़्यादा होने से U की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। स्प्रिंग विल स्टोर मोर एनर्जी इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज पुअर, इज लेस। अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो जल्दबाजी में आप ऐसा बोलेंगे क्या कि भाई हाफ kx² ये फार्मूला होता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का, और इस फार्मूले से साफ समझ आ रहा है कि k ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, k कम तो एनर्जी कम। तो k कम होने पे एनर्जी कम होगी? नहीं, सही फार्मूला ये है। k कम होने से स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इफ़ यू वांट
कि वर्टिकल स्प्रिंग विल स्टोर मोर एंड मोर एनर्जी, व्हाट यू शुड डू, यू हैव टू ट्राई विद दैट स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस कम हो, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो। रही बात इस क्वेश्चन की, तो बच्चा भी अब कर लेगा। यहाँ पर दो केस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले में एनर्जी जो स्टोर हुई है वैल्यू ई है, दूसरे वाले में ई डैश मैंने मान लिया है और ये बताना है कितनी होगी। आंसर 3E आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। आपने कहा E या U प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर बाई के होता है, इस हिसाब से E1 बाई E2 आएगा M1 बाई M2 स्क्वायर ऑफ दैट डिवाइडेड बाई K1 बाई K2, या आप 1 और 2 ना लिख के A और B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से E1 की जगह E रख दिया मैंने, E2 की जगह मैंने EB रख दिया, M1 की जगह मैंने 100 रखना है, यहाँ 200 रखना है। इसके बाद में K1 और K2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे। K1 यानी KA की जगह पे हम 3/4 KB ले सकते हैं डिवाइडेड बाई KB। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 1/3 हो गया। यहाँ से E निकालेंगे, सॉरी EB निकालेंगे तो 3E आ जाएगा। यही हो गया आंसर। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। ये हो गया फाइनल आंसर। कोई बात ना समझ आई हो तो टेलीग्राम से कनेक्ट कर लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, ये क्या कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के कमेंट सेक्शन में।